तो ये आपको देखिए 4 RISTI का यहाँ पर आपको ऐसे है, ये खंड 3 है, जिसमें हम यहाँ पर आपको पिछले 8 वर्षों के दौरान जो युवा सिविल से हम पूछे गए निबंध है उनको यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपको 2020 में पूछे गए जो निबंध है उनकी शुरुआत यहाँ पर करते हैं। मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। देखिए मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है, यहाँ पर आपको है। इसमें देखिए सबसे पहले जो मुख्य बात है आपको है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो कहा गया, देखिए असम की समाज सेविका बीरू बाला रामभा ने 15 वर्षों से अधिक समय से डायन प्रताड़ना विच हंटिंग के खिलाफ मुहिम अच्छे रखी है। यहाँ देखिए एक आपको जो कहा गया कि देखिए असम की समाज सेविका बीरू बाला राभा ने 15 वर्षों से अधिक समय से डायन प्रताड़ना विच हंटिंग के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। बिना किसी स्वार्थ के परहित भाव से मानवीय मूल्यों की स्थापना हेतु अपने संगठन मिशन बीरू बाला के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया। और उन्हीं के प्रयासों की बढ़त वर्ष 2015 में असम में विच हंटिंग के खिलाफ कानून भी लाया गया। बीरू बाला ने थॉमस हॉब्स के मनुष्यों के स्वार्थी होने के सिद्धांत को धत्ता बताते हुए अन्य महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके हितों की रक्षा करने तथा समाज से अमानवीय प्रथा के उन्मूलन हेतु जो योगदान दिया है, वह उन्हें मनुष्य होने की श्रेणी से अलग कर मानव बनने बीइंग ह्यूमन की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। देखिए मानवता की इस मिसाल के लिए जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियाँ पूर्णतः चरितार्थ होती है। औरों को हंसता देखो मनु, देखिए औरों को हंसता देखो मनु हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसता देखो मनु हंसो और सुख पाओ। आपने सुख को विस्तृत कर लो, आपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। औरों को हंसता देखो मनु हंसो और सुख पाओ, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए क्या मानव ह्यूमन शब्द मानवता से उद्भूत होता है, जिसका अर्थ है मानव और प्राणी मात्र के प्रति दयालुता। देखिए मनुष्य ह्यूमन बींग से मानव बनने बींग ह्यूमन के बीच मूलभूत अंतर मूल्यों के संवर्धन का है, जिसमें स्व के भाव से हटकर पर के भाव देखिए जिसमें स्व के भाव से हटकर पर के भाव को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति अपरिहार्य है। इसमें जीवन यापन की प्रवृत्ति से आगे बढ़कर समाज और देश एवं वैश्विक कल्याण के प्रति संवेदनशील होने की प्रवृत्ति शामिल है। इस कल्याणकारी प्रवृत्ति मानव कल्याण के साथ साथ पर्यावरणीय समृद्धि अन्य जीव जंतुओं के कल्याण और सभी वंचित वर्गों एवं पीड़ितों जैसे पिछड़े दलित महिलाओं आदि के उत्थान संबंधित क्रियाविधि शामिल है। इस तरह बिना किसी भेदभाव के सभी मानवों एवं प्राणी मात्र के हितों को साधने हेतु प्रयासरत रहना तथा सर्वभवन्तु सुखी के दृष्टिकोण प्रकार करना ही मानवता की परम सेवा है। किसी की खुशियों का कारण बनना, देखिए यहाँ पर जो कहा गया, किसी की खुशियों का कारण बनकर स्व संतोष की अनुभूति भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। किंतु इस दौरान मानव बनने की प्रक्रिया तो जटिल भी है। वस्तुतः इसमें इस बात का जीवन पर्यंत ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भूमिका व्यक्ति विशेष द्वारा निष्पादित की जा रही है, उसकी महत्वाकांक्षा मानवता के लक्ष्यों के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। देखिए मानव जीवन अपूर्णता से भरा हुआ है और इस अपूर्णता के साथ जीवन को संचालित करना था उससे सीख लेना मानव होने का अभूतपूर्व लक्षण है। इसलिए देखिए इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव होना एक अति सहज संयोग है। वस्तुतः जन्म के समय हर इंसान एक साधारण मनुष्य ही होता है। साधारण मनुष्य ही आपको होता है। जीवन के विविध चरणों में उसे परिवार, समाज, मित्र समूह, शिक्षा और संस्कृति आदि से प्राप्त होने वाले अनुभव और मूल्य ही उसे गांधी या हिटलर बनाते। किंतु यह कतई आवश्यक नहीं कि हर इंसान केवल इन्हीं दो वर्गों में ही शामिल होता है। वर्ण एक साधारण मूल्य और स्व के भाव के साथ जीवन यापन करने वाला एक आम इंसान जिसे मानवता के संरक्षण या नुकसान का कोई खास फर्क नहीं पड़ता भी इंसानी बिरादरी का ही एक अभिन्न अंग है। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छी और बुरी आदतें होती है और अपने अंदर की नकारात्मकता, लालच, ईर्ष्या, स्वार्थीपन आदि का त्याग करके करुणा, दयालुता, सहानुभूति, क्षमा, परहितकारिता आदि को बढ़ावा देकर मनुष्य होने से मानव बनने की प्रक्रिया को सुकर बनाया जा सकता है। इंसानों की संगत में रहने के बावजूद हम में बार बार अपनी मानव बिरादरी में ही यह साबित करने की होड़ लगी रहती है कि हम ह्यूमन बींग है। दरअसल इंसान भौतिकवाद, उपभोक्तावाद के पसोपेश
दस इंसान भौतिकवाद उपभोक्तावाद के पशु पेश में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा को ढोते हुए अपने मानवीय मूल्यों के साथ समझौता करने में आमादा है। इंसानों की संगत देखिए, इंसानों की संगत में रहने के बावजूद हमें बार बार अपनी मानव बिरादरी में ही वह साबित करने की होड़ लगी रहती है कि हम ह्यूमन बीइंग है। देखिए क्या कि यहाँ जो आपको कहा गया कि इंसानों की संगत में रहने के बावजूद हमें बार बार अपनी मानव बिरादरी में ही वह साबित करने की होड़ लगी रहती है कि हम ह्यूमन बीइंग है। दरअसल इंसान भौतिकवाद उपभोक्तावाद के पशु बेस में देखिए, हम इंसानों की संगत में रहने के बावजूद हमें बार बार अपनी मानव बिरादरी में ही यह साबित करने की होड़ लगी रहती है कि देखिए यहाँ पर क्या होड़ लगी रहती है कि हम ह्यूमन बीइंग है। दरअसल इंसान भौतिकवाद उपभोक्तावाद के पशु पेश में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा को ढोते हुए अपने मानवीय मूल्यों के साथ समझौता करने में आमादा है। सहजीविता के सिद्धांत के इतर लालच, स्वार्थीपन, ईगो और क्रोध ने प्रेम एवं करुणा जैसी मानवीय प्रवृत्तियों को मानव को वस्तुकण से परिवर्तित कर दिया है और वस्तुओं का मानवों से अधिक मूल हो गया है। तार्किकता के आधुनिक दौर में भी इंसानों के अमानवीयता, गाहे बगाहे आतंकवाद, बलात्कार, नस्लीय एवं जातीय भेदभाव, महिला एवं बाल शोषण, जानवरों पर क्रूरता आदि के रूप में प्रकट होती रहती है। लेकिन कोविड-19 महामारी के मौजूदा दौर में जब देश इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक प्रवासन की विभत्सता से जूझ रहा था, तब कुछ लोग इन प्रवासियों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें भोजन वित्त आदि की सहायता प्रदान करने में भी संलग्न थे। इसी मानवीय सहृदयता के लिए ही गांधी जी ने कहा था कि आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। देखिए, मानवता सागर के समान है। यदि सागर कुछ बूंदें गंदी है तो पूरा सागर गंदा नहीं हो सकता। जीवन जन्म से लेकर मरण तक की गाथा है, लेकिन यह मानव होने से लेकर मानव बनने की लंबी यात्रा का चित्रण भी है। जन्म के साथ ही शुरू होने वाली इस जीवन पर्यंत यात्रा में आने वाली विभिन्न पड़ावों, संक्रमण कालों, अनुभवों एवं घटनाओं आदि के माध्यम से मानव अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक माहौल देने तथा सार्थकता की पराकाष्ठा अपने अंदर समाहित करते हुए समाज, देश के कल्याण हेतु संलग्न रहता है। उपलब्धियों का सहभाजन, शेयरिंग भी मानव बनने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग है। इससे अधिक किसी निर्धन व्यक्ति की मदद होती है और उसका इंसानियत में भरोसा कायम रहता है तो मानवता की सेवा में इससे बड़ी उपलब्धि कोई और नहीं होगी। और मानवता की सेवा के लिए किसी प्राणी मात्र की जरूरत नहीं होती और मानवता की सेवा के लिए किसी प्राणी मात्र की जरूरत नहीं होती। इसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने निम्नलिखित विचार के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, everybody can be great because anybody can serve. You don't have to have a college degree to serve. You don't have to make your subject and verb agree to serve. You only need a heart full of grace, a soul generated by love. अब आगे आप देखिए क्या मानव जीवन में आने वाली परिस्थितियां या घटनाओं का जीवन या दीर्घकालिकता में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो इंसान के साधारण होने से असाधारण होने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध की घटना के बाद अहिंसा को अपनाते हुए समूचे विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार करा। वही क्रोच पक्षी के जोड़े के विलाप की घटना ने रत्नाकर डाकू से आदि कवि वाल्मीकि वर्ण और वहीं क्रोच पक्षी के जोड़े के विलाप की घटना रत्नाकर डाकू से आदि कवि वाल्मीकि वर्ण ने और रामायण प्रश्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में पीटर मेरिट्जबर्ग में हुई ट्रेन घटना और समूची अफ्रीका में भारतीय और स्थानीय लोगों के खिलाफ होने वाली ब्रिटिश ज्यादतियों के विरोध उन्होंने सत्याग्रह और
उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के रूप में संघर्ष की एक नई इबारत लिखी। कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम के रूप में कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम के रूप में कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चलाया और इस संबंध में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इन उदाहरणों के संदर्भ में यह समझा जा सकता है कि जीवन एक साधारण इंसान से असाधारण मानव बनने की एक लंबी यात्रा है, लेकिन इंसान के साधारण से असाधारण बनने की यात्रा दीर्घकालिक हो या आवश्यक भी नहीं। इसकी प्रारंभिक पुष्टि के लिए ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म आनंद के एक संवाद का सहारा लिया जा सकता है। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। स्वामी विवेकानंद और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जिंदगी इस संवाद को पूर्णतः चरितार्थ भी करती है। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा को ईश्वर सेवा के समतुल्य बताया, युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति सजग किया और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। जबकि अमेरिका में नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिविल राइट मूवमेंट की एक नई दिशा प्रदान की। उल्लेखनीय है कि इन दोनों ही महानायकों की मृत्यु महज 39 वर्ष की अल्पायु में हो गई थी। फिर भी इतने कम समय इन्होंने मानवता के लिए जो कीर्तिमान स्थापित किए वे काबिल तारीफ है। देखिए यहाँ पर जो कहा कि प्रत्येक जीव अपने जीवन चक्र में 3 क्रियाविधियों भोजन की तलाश, स्वयं की सुरक्षा और पुनरुत्थान पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन को अवश्य ही संपादित करता है। लेकिन मनुष्य अन्य जीवित प्राणियों से इस अर्थ में भिन्न होता है कि वह अपनी मानसिक क्षमता से सही और गलत के मध्य विभेद करने में सक्षम होता है और परिस्थितियों के अनुरूप विविध आयामों जैसे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक आदि के तत्क्षण निर्णय लेने में क्षमता रखता है। दरअसल अपने स्वार्थीपन से हटकर दूसरों के हितार्थ सोचने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ करुणा, दया, सदाचार, व्यवहार, समानुभूति, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण जैसे गुण मनुष्य को सही अर्थों में मानव बनाते हैं। इसमें इंसान अपनी जरूरतों का परित्याग कर अन्य जरूरतमंदों के लिए सुविधाएं एवं सेवाएं मुहैया कराने की कवायद में संलग्न रहता है। स्वार्थ त्याग समानता। देखिए, स्वार्थ त्याग, समता, लोक सेवा और निष्काम कर्म सही दृष्टि में मानवता के परिचायक हैं। जब तक हमारे सिद्धांत, नैतिक आदर्श, धर्म और मूल्य आदि मानव जाति, पर्यावरण एवं प्राणी मात्र के जीवन के मूल्यों और आदर्शों में वृद्धि नहीं करते, तब तक उनकी प्रभाविता लेस मात्र है। डिजिटल क्रांति के दौर में जब आर्थिक असमानता की खाई निरंतर गहरी होती जा रही है तो ऐसे परिवेश में अंत्योदय। देखिए, प्रत्येक जीव अपने जीवन चक्र में 3 क्रियाविधि भोजन की तलाश, स्वयं की सुरक्षा और पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन को अवश्य ही संपादित करता है। लेकिन मनुष्य अन्य जीवित प्राणियों से इस अर्थ में भिन्न होता है कि वो अपनी मानसिक क्षमता से सही और गलत के मध्य विभेद करने में सक्षम होता है और परिस्थितियों के अनुरूप विविध आयाम जैसे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक आदि तत्क्षण निर्णय लेने में क्षमता रखता है। दरअसल अपने स्वार्थीपन से हटकर दूसरों के हितार्थ सोचने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ करुणा, दया, सदाचार, व्यवहार, समानुभूति, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण जैसे गुण मनुष्य को सही अर्थों में मानव बनाते हैं। इसमें इंसान अपनी जरूरतों का परित्याग कर अन्य जरूरतमंदों के लिए सुविधाएं एवं सेवाएं मुहैया कराने की कवायद में संलग्न रहता है। स्वार्थ त्याग, समता, लोक सेवा और निष्काम कर्म सही दृष्टि में मानवता के परिचायक है। जब तक हमारे सिद्धांत, नैतिक आदर्श, धर्म और मूल्य आदि मानव जाति, पर्यावरण एवं प्राणी मात्र के जीवन मूल्यों और आदर्शों में वृद्धि नहीं करते, तब तक उनकी प्रभाविता लेस मात्र है। डिजिटल क्रांति के दौर में जब आर्थिक असमानता की खाई निरंतर गहरी होती जा रही है तो ऐसे परिवेश में अंत्योदय सिद्धांत के साथ साथ मानवीय गरिमा को तरजीह देना आवश्यक हो जाता है। भावी पीढ़ी के लिए दुनिया को बेहतर जगह बनाने तथा सामूहिक हित को सुनिश्चित करने के मनुष्य में पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संस्थागत स्तर पर नैतिक मूल्यों का स्थापित करने की आवश्यकता है। सामाजिक कुरीतियों से पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करने एवं उन कुरीतियों के उन्मूलन हेतु प्रयासरत रहने तथा पर्यावरणीय संवेदनशीलता को बढ़ावा देने संबंधी मानवीय कृत मानवता एक इंसानी गुण की अपेक्षा इंसानी धर्म के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं।
फिर आपको दूसरा देखिए, विचार परक संकल्प स्वयं के शांतचित्त रहने का उत्प्रेरक है। विचार परक संकल्प, देखिए विचार परक संकल्प स्वयं के शांतचित्त रहने का उत्प्रेरक है। मनुष्य का चित्त बड़ा चंचल है, उसकी चंचलता गति विचारों से भी तीव्र है। वह एक क्षण में एक साथ कई विचारों से भ्रमण कर सकता है। वह एक क्षण में एक साथ कई विचारों में भ्रमण कर सकता है। मानव मन की चंचलता से हमेशा व्यग्र रहा है, और वह कुछ करना कुछ चाहता है, उसका मन उसे कुछ और के लिए बात करता है। वह सोचना कुछ और चाहता वह सोचना कुछ और चाहता कुछ और है। सोचता कुछ और चाहता कुछ और है, उसका मन कहीं और ले जाता है, वह करता कुछ है और उसके मन में ख्याल कुछ और चलते हैं। वह चलता जमीन पर है, लेकिन विचार अंतरिक्ष का करता है। वह बैठता सत्संग में है, पर मन दुकान की गणित में लगा रहता है। अब देखिए, मन की चंचलता को लेकर कई कवियों और दार्शनिकों ने खूब लिखा है। कबीर कहते हैं, कभुक देखिए, कभुक मन गगन ही चढ़े, कभुक मन गगन ही चढ़े, कभुक मन गगन ही चढ़े, कभुक गिरे पताल, कभुक मन गगन ही चढ़े, कभुक गिरे पताल, कभू मन अनमुने लगे, कभू मन अनमुने लगे, कभू जाबे चाल। मन का कोई ठोर नहीं, मन का कोई ठोर नहीं, कभी यह दूर आकाश में चढ़ जाता है, तो कभी गिरकर पताल में समा जाता है। कभी मन ईश्वर का चिंतन करता है, तो कभी सांसारिक विषयों में भटकता रहता है। साधकों ने मन की साधना को ईश्वर की प्राप्ति का मूल मान देखिए, साधकों ने मन की साधना को ईश्वर प्राप्ति का मूल माना है। कबीर लिखते हैं, तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई। कबीर लिखते हैं, तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करो, तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई। सब सिद्धि सहजे पाए, जो मन जोगी होए। देखिए, तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई, सब सिद्धि सहजे पाए, जो मन जोगी होए। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया बहुत अच्छी कहावत है आपके यहाँ पर है। देखिए, फिर कहता है, मनुष्य की आकांक्षा सब कुछ पा लेने की होती है। वह एक साथ अंतरिक्ष और समुद्र को बाहों में भर लेना चाहता है। वह दुनिया के तमाम रहस्यों को भेद देना चाहता है। वह इस ब्रह्मांड की सारी व्यवस्थाओं को एक साथ मुट्ठी में भींच लेना चाहता है। स्वाभाविक है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि वह जिस अस्तित्व को नियंत्रित कर लेना चाहता है, वह उसके रहस्यों की भेद देना चाहता है। वह उसका एक अंग मात्र है। अंग होकर अंगी को नियंत्रित कर लेना असंभव है। असंभव है। यह देखिए, यह ऐसा ही है जैसे हमारे शरीर का यह ऐसा ही है जैसे हमारे शरीर का कोई छोटा सा रोम समान अंग पूरे शरीर पर नियंत्रण पा लेना चाहता हो, जो लगभग मुश्किल बात है। लेकिन इस उथल पुथल के क्रम में मनुष्य अपने अंदर एक अवांछनीय कोलाहल पैदा कर लेता है। वह एक साथ दुनिया की तमाम चीज़ों को पा लेना चाहता है, उसे नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ जो मानव मन की नैसर्गिक सुलहरी थी, वह कहीं खो जाती है। वह कहीं खो जाती है। आकार पैदा कर ली गई इस अवस्था में मन की निविड़ निर्भरता भंग हो जाती है, और पुनः मनुष्य उस शांति के लिए चित्त की नैसर्गिक अनुभूति के लिए यहाँ वह भटकता रहता है। वह चित्त की शांति कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता है, कभी फकीरों के दरवाजे खटखटाता है, तो कभी जंगल और पहाड़ों की ओर उन्मुख होता है। लेकिन वह शांति जो कहीं खोई नहीं है, बल्कि बाहरी कोलाहल से केवल आवृत कर दी गई है। उसे बाहर की दुनिया में खोजने से बहुत अंतर नहीं पड़ता है, बल्कि अशांति के कारण और बढ़ जाता है। खोजा उसे जाता है जो कहीं खो गया हो। चित्त की शांति हमारा स्वभाव है। वह कहीं खो नहीं सकता, कि उस पर बाहरी आवरण पड़ गए हैं, जिन्हें हटाने भर की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के ऊपर बादलों की धुंध पड़ी हो, और सूर्य के प्रकट होने में मात्र बादलों के हटने भर की देरी हो। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि चित्त की शांति का उपाय क्या है? वह कौन सी विधि है जिसमें शांत चित्त की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, उत्तर है, कोई अलग विधि नहीं, इसकी केवल एक ही विधि है, वो है सारी विधियों को हटा देना। जब मन के अंदर सारे कोलाहल गिर जाए तो जो शेष बचेगा वह चित्त की शांत स्थिति ही है।
जब विचारों में चल रहे, देखिए जब विचारों में चल रहे सारे जब विचारों में चल रहे सारे शोर ठहर जाएं तो अनाहत सुर लहरी उठेगी। वही चित्त की शांति है। मन के अंदर के कोलाहल को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि मन के अंदर उठ रहे विचार तरंगों को साक्षी भाव से देखना, अपने हर कृत्य के प्रति होशपूर्ण होना। हम दिन भर के कार्य, देखिए हम दिन भर जो कार्य करते हैं, वो जो करते हैं, जो सोचते हैं, उनमें से अधिकांश हमारे आदतों से परिचालित होती है। हमारे जीवन की अधिकांश घटनाएं बेहोशी में घटती है। हम साइकिल चला रहे होते हैं मगर मस्तिष्क में अलग अलग तरह के कई विचार चल रहे होते हैं। हर जगह पर देखिए तय जगह पर हैंडल स्वतः मुड़ जाता है और हम गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार एक साथ मन में कई सारे विचारों के चलने तथा अलग अलग कृतियों पर हमारे स्व नियंत्रण नहीं होने से हमारे अंदर द्वैत पैदा होता है, जो अंदर कोलाहल पैदा करता है और अशांति का कारण बनता है। हम क्रोध करते हैं मगर यह होश क्रोध करते समय नहीं होता कि हम क्रोध कर रहे होते हैं। कोई हिंसा कर रहा है मगर हिंसा के समय वह भूल ही जाता है कि वह हिंसा कर रहा है। भोजन करते समय भी हमें याद नहीं होता कि हम भोजन कर रहे हैं। हम आयतन भोजन करते रहते हैं। मन के अंदर विचारों का कोलाहल चलता रहता है। यह स्थिति चित्त की व्यग्रता का कारण है बनती है। एक साथ चित्त अतीत वर्तमान तथा भविष्य के कई सारे विचारों और कृत्यों में उलझा रहता है। इस क्रम में जो वर्तमान में चल रही घटना है उसके प्रति हम बेहोशी की स्थिति में आ जाते हैं, जो चित्त को बेचैन करता है। देखिए शांत चित्त स्थिति के लिए जरूरी है कि यहाँ पे आपको कहा गया शांत चित्त स्थिति के लिए जरूरी है हर घड़ी अपने प्रति होशपूर्ण रहना। माइंडफुलनेस विचारपरक संकल्प की स्थिति, हर क्षण अपने कृत्यों के प्रति विचारपरक होना, होश से भरा होना। हर घड़ी होशपूर्ण होकर ही चित्त के अनगर कोलाहलों से उबरा जा सकता है और मन की निर्भरता को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है जिस घड़ी जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति विचारपरक होना। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हर घड़ी इस बात का होश की मेरे द्वारा भोजन किया जा रहा है और यह कोल उठाया जा रहा है, वह भोजन चबाया और निगला जा रहा है। अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो इस बात के प्रति विचारपरक होना है कि कदम उठ रहे हैं, कदम धरती पर गिर रहे हैं और आगे बढ़ा जा रहा है। अगर शरीर पर बैठी मक्खी भी उड़ाई जा रही है तो होश में कि मैं यह मक्खी उड़ा रहा हूँ। मगर क्रोध कर रहे हैं तो इस बात के प्रति चेतन कि क्रोध घट रहा है, क्योंकि क्रोध घट रहा है क्योंकि इसके माध्यम से हिंसा चित्त में प्रवेश कर रही है। अगर व्यक्ति यह द्वैत साध ले तो साधना फलित हो जाएगी, योग पूर्ण होगा, ध्यान की उपलब्धि हो जाएगी। उपनिषदों में इस स्थिति को साक्षी भाव की स्थिति कहा गया है। हर घड़ी स्वयं के कृत्यों के प्रति साक्षी होना। बौद्ध दर्शन इस स्थिति को प्रज्ञा कहा गया है। बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग को तीन विभागों के अंदर रखा गया है, जिनमें प्रज्ञा एक है। प्रज्ञा के अंतर्गत दो अष्टांगिक मार्ग आते हैं, सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प। अतः शांतित स्थिति के लिए प्रज्ञा की स्थिति का होना अनिवार्य है। देखिए निबंध का शीर्षक ठीक ही है कि विचारपरक संकल्प स्वयं के शांतित रहने का उत्प्रेरक है। शांतित स्थिति के लिए विचारपरक संकल्प तो आवश्यक शर्त ही है। शांतित रहने के लिए शांतित स्थिति के लिए विचारपरक संकल्प तो आवश्यक शर्त ही है, लेकिन केवल यह अनिवार्य नहीं है। यह शांतित स्थिति का उत्प्रेरक हो सकता है, परंतु चित्त की प्रज्ञा स्थिति की प्राप्ति के लिए विचारपरक संकल्प के साथ साथ विचारपरक दृष्टि भी अनिवार्य शर्त है। प्रसिद्ध कवि आगे अपनी कविता असाध विनाम इसी द्वैत मुक्त और शांतित स्थिति की ओर संकेत करते हुए लिखते हैं। देखिए क्या कि पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियम वद साध रहा था वीणा। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियवंद साध रहा था वीणा नहीं। देखिए वीणा नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था, सघन निवृत्त में वह अपने को सौंप रहा था। उसी की रोटी तरु को एक मिनट यहाँ देखिए यहाँ पर क्या उसी की रीति तरु को भूल गया था, केस कमली राजसभा को भूल गया था, केस कमली राजसभा को कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही कीर्ति तरु जिसकी जड़ आपको वासुकी के फन पर भी आधारित, जिसकी जड़ वासुकी के फन पर भी थी आधारित, जिसकी जड़ वासुकी के फन पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियवंद।
फिर आगे देखिए, जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। ये यहाँ पर आपको है कि देखिए आपको 3 में यहाँ पर क्या कि 3 में जो आपको यहाँ पर कहा उसे देखिए कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। देखिए, भारत की पराधीनता का प्रमुख कारण देश के राजाओं का आपसी संघर्ष, एकता की कमी तथा जातिवाद से उपजा सामाजिक वैमनस्य रहा है, जिसके चलते हमने सैकड़ों वर्षों गुलामी का दंश झेला। वहीं देश के दो टुकड़ों में विभाजन की मांग भी अपने ही लोगों द्वारा की गई, जिसका आधार हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती खाई और सकारात्मक संवाद की कमी बना। इस तरह सोने की चिड़िया वाला भारत गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के जाल में फंस कर रह गया, जिसका सामना वर्तमान पीढ़ी भी कर रही है और ना जाने आगे भी कितनी पीढ़ियां इस दंश को झेलती रहेगी। इतिहास में दर्ज ये दुखद घटनाएं अब बताती है कि समस्याओं की वजह से नहीं, बल्कि समस्याओं से लड़ने और ऊर्जा की कमी से हार का सामना करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर जो कहा है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जीवन के सफर में अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है, जिसका सामना किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और चुनौतियों के डर से कदमों का थम जाना पतन को आमंत्रित करता है। इसे देखिए यहाँ पर क्या, इसे इस तरह समझा जा सकता है कि यदि रास्ता पथरीला है तो मुसाफिर उस सफर को एक अच्छा जूता पहनकर तय कर सकता है, लेकिन यदि जूते में एक छोटा सा भी कंकड़ मौजूद हो तो सफर अत्यधिक कठिन होने के साथ ही यह संभावना है कि उसे पूरा ही ना किया जा सके। 1757 के प्लासी युद्ध की घटना याद दिलाती है कि कैसे नवाब सिराजुद्दौला को अपनी दुर्बलता और अपनों के ही षड्यंत्र की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में संपूर्ण मानव जाति कई समस्याओं से ग्रस्त है। काफ़ी लंबे समय से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। वर्तमान में इसके संतुलन एवं संरक्षण के संदर्भ में पूरा विश्व चिंतित है। वायुमंडल दूषित और विषाक्त हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता घट रही है, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप प्रतिवर्ष तबाही मचा रहे हैं। इससे मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धि के भविष्य पर अनेक प्रश्न चिन्ह उभर रहे हैं। पर्यावरण चिंता की घनघोर निराशाओं के बीच एक बड़ा प्रश्न है कि जहाँ खो गया वह मानव, जो स्वयं को कटवा कर वृक्षों को देखिए, एक मिनट फिर से हम देखिए मिट्टी की एक मिनट देखिए, वर्तमान संपूर्ण मानव जाति कई समस्याओं से ग्रस्त है। काफ़ी एक मिनट यार, देखिए यहाँ पर इससे मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक एक मिनट रुकिए, फिर से था पहले की लाइन में चलिए। वर्तमान में संपूर्ण मानव जाति कई समस्याओं से ग्रस्त है। काफ़ी लंबे समय से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। वर्तमान में इसके संतुलन एवं संरक्षण के संदर्भ में पूरा विश्व चिंतित है। वायुमंडल दूषित और विषाक्त हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता घट रही है, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप प्रतिवर्ष तबाही मचा रहे हैं। इससे मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धि के भविष्य पर अनेक प्रश्न उभर रहे हैं। पर्यावरण चिंता की घनघोर निराशाओं के बीच एक बड़ा प्रश्न है कि कहाँ खो गया वह मानव, जो स्वयं को कटवा कर भी वृक्षों को काटे जाने से रोकता था, जिसके लिए जल की एक बूंद भी जीवन जितनी कीमती थी, और जो पशु पक्षियों को खदेड़ कर अपनी बस्तियां बनाने का बौना स्वार्थ नहीं पालता था। आज मानव की बढ़ती भौतिकवादी प्रवृत्ति ने प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न किया है। देखिए यहाँ पर क्या कि स्वयं के प्रति मानव की संवेदनहीनता और स्वार्थी चेतना को देखकर प्रकृति विद्रोह छेड़ दिया है। परिणाम स्वरूप बार बार भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, अकाल जैसे हालत देखने को मिल रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि स्वार्थी और सुविधाभोगी मानव प्रकृति से दूर होता जा रहा है। पर्यावरण के बढ़ते असंतुलन एवं कोरोना महामारी ने मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर करके रख दिया है। इस तरह की विपदाएं मानव के लिए एक चेतावनी है, ताकि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति से खिलवाड़ करने के बजाय प्रकृति अनुकूल व्यवहार पर वापस लौट आए। महात्मा गांधी ने कहा भी है कि धरती सबकी जरूरतों की पूर्ति कर ले सकती है, लेकिन किसी के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। धरती माँ की विपदा के साथ इस सृष्टि की सृजनकर्ता
माँ यानी महिला के विषय में विचार विमर्श करें तो अनेक सदियाँ शर्मसार नजर आती है। लेकिन समय रहते जिन सभ्यताओं ने महिलाओं के हक अधिकार को लेकर सजगता दिखाई, उन्होंने न केवल आर्थिक स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित किए बल्कि नैतिक प्रतिमानों को पुनर्स्थापित करने में भी अपनी अग्रणी भूमिका अदा की है। आज भी दुनिया के हम देखें क्या आज भी दुनिया के अनेक हिस्सों में महिलाएं वर्षों से चली आ रही कुंठित पृष्ठसत्तात्मक मानसिकता से लड़ रही है। पृष्ठसत्तात्मक समाज में महिलाओं को जन्म से ऐसे संस्कार सिखाए जाते हैं जिसमें वे आगे चलकर अपने जीवन में एक अच्छी एवं कुशल गृहिणी बनकर घर के सारे काम काज करने के साथ ही बड़ों से लेकर बच्चों तक की सेवा में अपनी बेहतर भूमिका अदा कर सके। इसी के चलते अपार संभावनाओं से युक्त महिलाएं अपनी सृजनात्मकता को साकार रूप नहीं दे पाती और स्वयं को घर की चार दीवारी के भीतर ही सीमित कर लेती है। परिणामस्वरूप समाज में महिलाओं को पुरुषों के पैरों की जूती देखिए पैरों की जूती समझने जैसी शर्मनाक धारणाएं अपना पैर पसारती आई है। सदियों में से इसका खामियाजा पूरी मानव जाति ने भुगता है। महिलाओं की क्षमता के दमन का ही नतीजा है कि नेतृत्वकारी भूमिका में आते आते उसे सदियां लग गई और आज भी कई जगहों पर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जद्दोजहद कर रही है। जहां एक ओर एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे महाद्वीपों में महिलाओं ने नेतृत्वकारी भूमिका निभा कर लैंगिक समानता एवं बराबरी जैसे नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर अफ्रीका एवं अरब के अधिकांश देशों में इसकी कमी देखी जा सकती है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर किया गया आर्थिक विकास सतत नहीं माना जा सकता। किसी भी समाज में महिलाओं की उपेक्षा जहाज की उस सुराख की तरह है जिसे ठीक किए बिना जहाज रूपी तंत्र की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पर क्या इतना ही नहीं, खराब मानसिकता व्यक्ति को गलत में धकेलती है। ऐसी कुंठित मानसिकता दूसरों को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ स्वयं के विकास को भी अवरुद्ध कर देती है। जिसमें व्यक्ति अपने से विपरीत विचारों को सुनने से भी परहेज करने लगता है, फिर वे चाहे कितनी कल्याणकारी क्यों न हो। परिणाम स्वरूप वाजिब असहमतियों को भी दरकिनार कर दिया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम लोकतंत्र की बात करें तो पाएंगे कि वही लोकतंत्र प्रगतिशील या सक्रिय माना जाएगा जहाँ असहमतियों देखिए इतना ही नहीं, खराब मानसिकता व्यक्ति को गलत में धकेलती है। ऐसी कुंठित मानसिकता दूसरों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर देती है। जिसमें व्यक्ति अपने से विपरीत विचारों को सुनने से भी परहेज करने लगता है, फिर वे चाहे कितनी कल्याणकारी क्यों ना हो। परिणामस्वरूप वाजिब असहमतियों को भी दरकिनार कर दिया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम लोकतंत्र की बात करें तो पाएंगे कि वही लोकतंत्र प्रगतिशील या सक्रिय माना जाएगा जहाँ असहमतियों को पर्याप्त सम्मान दिया जाता है, और जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ बड़ी मात्रा में असंतुलन या उथल पुथल देखा जा सकता है। ये वही देखिए यहाँ पर क्या वही दूसरी और सांप्रदायिक मानसिकता सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को खंडित करती नजर आती है। अमेरिका में नस्लीय हिंसा और भारत में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटना इस ओर इशारा करती है कि कैसे मानव अपनी ही गलतियों की वजह से स्वयं के लिए मुसीबतों का जाल बुनता जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान के प्रति स्पर्धात्मक माहौल में आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी व्यक्ति के लिए एक बड़ी रुकावट है। प्रतिस्पर्धा का बढ़ता दौर हवाओं की तरह ही है, जहां योग्य और कुशल लोग अपनी कठिन मेहनत के फलस्वरूप बचे रह जाएंगे और आर्थिक अयोग्य लोग प्रतियोगिता से पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। अब देखिए, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। तो अच्छी बात यहाँ पे कहा गया, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। मन में यह प्रश्न आता है कि इन मुसीबतों को सागर से कैसे निकाला जाए। ऐसा क्या किया जाए कि जहाज रूपी पथिक स्वयं को इतना मजबूत कर ले कि जीवन की समंदर रूपी चुनौतियों को पार करते हुए वह अपने युग के नवीन चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर सके। इस खोज में समाधान और कुछ कर गुजरने की चाह रास्तों की मुसीबतों को अवसरों में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। साथ ही सफलता की प्राप्ति अच्छी आदतों का निरंतर अभ्यास आवश्यक और अभ्यास की प्रवृत्ति व्यक्ति में तभी आ सकती है जब उसमें न केवल स्वीकारोक्ति का साहस हो बल्कि सुधार करने की निष्ठा भी मौजूद हो। इन दोनों के सम्मिलित प्रभावों से व्यक्ति में अनुशासन, लगनशीलता, लक्ष्य के प्रति समर्पण जैसे सद्गुणों का विकास होता है। स्वीकारोक्ति
स्वीकारोक्ति के साहस और सुधार करने की निष्ठा में कृतज्ञता, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना तथा कठिन परिस्थितियों में हार ना स्वीकार करने से गुणों का विकास होता है। ये सभी गुण व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का सर्वोच्च दोहन करने की शक्ति देते हैं। दुष्यंत कुमार अपनी एक कविता में कहते भी हैं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्त, तो इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। महात्मा गांधी का मानना था कि सच्ची सभ्यता वही है जो मनुष्य को कम से कम वस्तुओं के सहारे जीना सिखाएं। स्वामी विवेकानंद का देखिए, महात्मा गांधी का मानना था कि यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया है। महात्मा गांधी का मानना था कि सच्ची सभ्यता वही है जो मनुष्य को कम से कम वस्तुओं के सहारे जीना सिखाएं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अपने हमारे अंदर निहित, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर निहित है, और ये हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार होने का रोना रोते हैं। आचार्य तुलसी के अनुसार हम सबसे संपन्न व्यक्ति वह है जो आवश्यकताओं को कम करता है। आचार्य तुलसी के अनुसार सबसे संपन्न व्यक्ति वह है जो आवश्यकताओं को कम करता है। बाहरी वस्तुओं पर कम निर्भर रहता है। बाहरी वस्तुओं पर कम निर्भर रहता है। जैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, जब हम बाधाओं का सामना करते हैं हम साहस और लचीलेपन के भीतर छुपे भंडार को खोज लेते हैं, जिसका हमें ज्ञान नहीं था और इसमें ही और कि नहीं था कि वह हम में ही है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं हम साहस और लचीलेपन के भीतर छुपे भंडार को खोज लेते हैं, जिसका हमें ज्ञान नहीं था कि वह हम में ही है। महापुरुषों के शिक्षा सूत्र समस्याओं के सागर को पार करने के लिए दिए दीप स्तंभ का कार्य कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जाकर फिर एक बार अपने भीतर उस खोए हुए आदमी को ढूंढा जाए जो सच में खोया नहीं है। किसी कवि ने सच ही कहा है, सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी मन में विश्वास लिए। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी मन में विश्वास लिए। ऊहापो अटकले उलझने अवसादों का कर अवसान हो, बाधाएं कितनी पथ में चेहरे पर हो बस मुस्कान, अंतर मन में हो भरी ऊर्जा नहीं शक्ति का हो संचार, डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। फिर देखिए आपको सरलता चरम परिष्करण है। यहाँ पर जो आपको आगे का निबंध आपको है, देखिए आपको 14 नंबर आपके यहाँ पर है क्या, देखिए यहाँ पर फिर आपको है अगला निबंध जो है, देखिए सरलता चरम परिष्करण है। देखिए सभ्यता यहाँ जो कहा कि सभ्यताएं मनुष्य के परिष्कार की विकास यात्रा के संगम मिल है। मानव की जीवन यात्रा निरंतर सब होने की यात्रा है। वह हर अगली घड़ी, अगले दिन, अगले वर्ष और अगले युग में स्वयं की पिछली उपलब्धियों पर कदम तार करता वह स्वयं को सभ्यतर करता रहता है। यह प्रक्रिया सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीति जैसे कई स्तरों पर लगातार चलती रहती है। नित्से अरविंद तथा पंतजलि जैसे दार्शनिकों ने मानव के निरंतर परिष्कार के गुण को ही मानव जीवन का मूल माना है। नित्से एक परिष्कृत मनुष्य के लिए आप महामानव ओवरमैन की कल्पना करते हैं, जो मानव में अधिक आस्थायुक्त तथा अधिक चेतन हो। प्रसिद्ध पुस्तक 10 स्पोक प्रसिद्ध पुस्तक 10 स्पोक जरथुस्त्र में नित्से लिखते हैं कि महामानव और पशु के बीच तनी हुई रस्सी है मानव। वे कहते हैं कि आदमी से कुछ ज़्यादा बढ़ने के तुमने क्या किया, जैसे तुम एक बंदर को देखकर हंसते हो उसी तरह महामानव भी तुम्हें देखकर हंसेगा। नित्से की कल्पना का यह महामानव दरअसल परिष्कृत मानव ही है। अरविंद के आदर्शों का सुपरमैन भी चेतना का स्तर उठा हुआ परिष्कृत मानव ही है।
मनुष्य के साथ विडंबना यह हुई कि वह ज्यों-ज्यों स्वयं को अधिक असभ्यता और परिष्कृत करने का प्रयास करता गया, सतही तौर पर परिष्कृत तो हुआ, परंतु आभ्यंतर के परिष्करण के मार्ग उसने अवरुद्ध कर लिए। भौतिक के विकास की विधि तो उसने खोज निकाली, परंतु चेतन के उन्नयन की कीमिया को नजरअंदाज करता गया। बुद्धि के विकास की लाख तरकीबें ईजाद कर ली, मगर भावनाओं से रिक्त होता गया। इससे उसके व्यक्तित्व में एक विखंडन पैदा हुआ, एक अंतराल उत्पन्न हुआ जो उसे अधिक हताश और दुखी करने वाला था। मनुष्य भौतिक और आत्मिक सुख को झपट लेना चाहता था, लेकिन वह मुमकिन ना था। वह पुष्प के रेशे अलग कर उसकी सुंदरता और सुगंध को समझ लेना चाहता था, लेकिन इससे केवल कुछ रासायनिक सूत्र प्राप्त हो सकते थे। पुष्प की सुंदरता और सुगंध को हृदय में महसूस करना संभव न था। उसने समुद्र की अथर गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की असमीपता को भेद दिया, परंतु हृदय के अंदर उठती तरंगों को महसूस कर पाने में नाकाम रहा। मनुष्य ने मंदिर, मस्जिद और गिरजा के नाम पर बड़ी अट्टालिकाएं तो खड़ी कर ली, पर वहां ईश्वर तत्व को स्थापित करना मुमकिन न हुआ। सुविधाओं की भागदौड़ में उसने आत्मिक सुख का ख्याल न किया। इस तरह उसने अपने जीवन में एक जटिलता पैदा कर ली, अपने बाहरी जीवन और अंतस की साम्यता को विखंडित कर दिया। जीवन में इतने शोर पैदा कर लिए कि अंदर के सुर लहरी जैसे कहीं खो गए। जीवन में इतने शोर पैदा कर लिए कि अंदर की सुर लहरी जैसे कहीं खो गई। सभ्यता के देखिए यहाँ पर जो खास बात आपको यहाँ पर है उसमें ये कि देखिए सभ्यता की अधूरी परिभाषा मनुष्य का चित्त जटिल हो गया। मनुष्य का चित्त आपको जटिल हो गया। वह किन्हीं घटनाओं पर क्रोध करना चाहता है, परंतु सभ्यता की नैतिकता की मांग ऐसी है कि वहाँ क्रोध नहीं प्रकट कर सकता। यह क्रोध की उठती ऊर्जा उसके चित्त को चोटिल करती है। किसी को देखकर प्रेम उठता है मगर सभ्यता की बाधाएं प्रेम प्रकट करने से बाधित करती है। किसी आह्लादित करने वाली धुन पर झूम उठने का मन करता है, परंतु व्यक्तित्व और समाज की रुकावटें पैरों को जकड़ ले रही है। किसी को देखकर वासना मन में हिलोरे मारती है, लेकिन सभ्यताएं संस्कार का पाठ पढ़ाने लगती है। इस तरह की तमाम आसान परेशानियों में मनुष्य का मन जकड़ा है, और ये ऊर्जा जो स्वाभाविक रूप में मन में क्रोध, प्रेम, वासना आदि के रूप में उठ रही है, उनका अप्राकृतिक दमन करके विकृत रूपों में बाहर आ रहा है। इसलिए व्यक्ति मौका मिलते ही कहीं हिंसा कर दे रहा है, कहीं दंगों में झोंका जा रहा है, तो कहीं बलात्कार कर रहा है। ये सारी घटनाएं उसी विखंडित मन की जटिलताओं का परिणाम है। इन्हीं जटिलताओं को प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड चेतन, अवचेतन और अचेतन के बीच का द्वैत कहते हैं। अचेतन के बीच का द्वैत कहते हैं। फ्रायड के अनुसार मनुष्य का मन कई परतों में विभाजित है। हम जो व्यवहार करते हैं, जो सोचते हैं, और वो हमारे मस्तिष्क मन का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसे वे चेतन कहते हैं। मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा जो अचेतन अवचेतन है, जिसको हमने सामाजिक संस्कार और सभ्यताओं द्वारा इतना दमन किया कि वह कभी हमारे ख्याल में भी नहीं आता। जब कभी व्यक्ति अपनी सामाजिक पहचान से मुक्त होता है या स्वप्न में होता है, तो यह अवचेतन मन हावी हो जाता है। जो व्यक्ति समाज की जितनी नैतिकताओं और सभ्यताओं द्वारा जकड़ लिया गया है, उसके अवचेतन मन के प्रभावी होने की संभावना उतनी ही न्यून होती है। व्यक्तित्व की यही जटिलता मनुष्य को अशांत रखती है। वह धन तो खोज लेता है, लेकिन प्रेम की तरफ अंततः उसे बेचैन रखती है। बहुत अच्छी बात, वह धन तो खोज लेता है, यहाँ देखिए, वह धन तो खोज लेता है, लेकिन प्रेम की प्रेम की तरफ अंततः उसे बेचैन रखती है। वह मन को बहलाने को शोर तो पैदा कर लेता है, परंतु शांति की झलक के लिए परेशान रहता है। वह कृत्रिम व्यवस्थाओं और भागदौड़ तकनीक के जाल में खुद को व्यस्त तो कर लेता है, लेकिन मन के अंदर का सूनापन अंततः कचोटता है। वह कृत्रिम व्यवस्थाओं और भागदौड़ की तकनीक के जाल में खुद को व्यस्त तो कर लेता है, लेकिन मन के अंदर का सूनापन अंततः कचोटता है। फिर देखिए यहाँ पर मनुष्य के विखंडित व्यक्तित्व की जटिलता को समाप्त करना है व्यक्ति का
फिर हम देखिए क्या कि मनुष्य के विखंडित व्यक्तित्व की इस जटिलता को शांत करना ही व्यक्ति का पूर्ण परिष्करण हो सकता है। देखिए मनुष्य के विखंडित व्यक्तित्व की इस जटिलता को शांत करना ही व्यक्ति का पूर्ण परिष्करण हो सकता है। भौतिक के साथ साथ चेतन स्तर के परिष्करण से ही जटिलता को मिटाया जा सकता है। केवल अंतरिक्ष की परतों को भेदने भर से काम नहीं चलेगा। अगर मन की परतों को भेद ले, वहाँ भी सहजता से उतर जाए, फिर पूर्ण परिष्करण फलित हो सकेगा और यह केवल सहजता संभव हो सकेगा। सभ्यता का अर्थ हो जहाँ बेवजह संस्कार और नियम को ओढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सभ्यता का अर्थ हो जहाँ बेवजह संस्कार और नियम को ओढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, वह सहज घटित हो जाए। हमें क्रोध के दमन की आवश्यकता ना हो। क्रोध स्वतः मिट जाए और बात हो जहाँ वासना को जबरदस्ती दबाना ना हो। वासना की ऊर्जा प्रेम में उतर जाए, यह पर्याप्त है। जहाँ वासनाओं को जबरदस्ती दबाना ना हो, वासना की ऊर्जा प्रेम उतर जाए, वह पर्याप्त है। जीवन में इतनी सरलता हो जहाँ मन और व्यवहार में द्वैत ना हो, तभी परिष्करण संभव है। जो व्यक्ति समाज की जितनी नैतिकताओं और सभ्यताओं द्वारा जकड़ लिया गया है, उसके अचेतन तथा अवचेतन मन के प्रभावी होने की संभावना उतनी ही न्यून होती है। व्यक्तित्व की यही जटिलता मनुष्य को अशांत रखती है। वह धन तो खोज लेता है, लेकिन प्रेम की तरफ अंततः उसे बेचैन रखती है। वह मन को बहलाने को शोर तो पैदा कर लेता है, परंतु शांति की एक झलक के लिए वो परेशान रहता है। फिर यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि सरलता का अर्थ है, देखिए सरलता का अर्थ है जो है वैसा सहज। सरलता का अर्थ है जो है वैसा सहज। जहाँ देखिए जो है वैसा सहज, जहाँ किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता ना हो, ना दमन की, ना दिखावे की। जहाँ व्यक्तित्व मन और व्यवहार में विखंडित ना हो। बच्चों सा चित्त, जहाँ मन की परतें अभी अविभाजित ना हुई हो। जहाँ कुछ कहने करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता हो। जहाँ अधूरी असभ्यताओं को मूल में ना चढ़ा दिए गए हो। जीसस क्राइस्ट एक बार किसी ने पूछा, ईश्वर के राज में किसका प्रवेश हो सकता है? क्राइस्ट ने एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसका चित्त बच्चों की तरफ देखिए यहाँ पर क्या कि जीसस क्राइस्ट से एक बार किसी ने पूछा, ईश्वर के राज में किसका प्रवेश हो सकता है? क्राइस्ट ने एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसका चित्त बच्चों की तरफ निर्मल हो। सरल चित्त व्यक्ति ही परमात्मा के राज में प्रवेश कर सकता है। सहज चित्त व्यक्ति का ही प्रेम की नगरी में प्रवेश हो सकता है। सहज चित्त व्यक्ति का ही प्रेम की नगरी में प्रवेश हो सकता है। विभाजित और जटिल व्यक्तित्व का इस नगरी में प्रवेश असंभव है। कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। अच्छी बात कहा गया। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। देखिए प्रेम गली अति सांकरी, जो कहा गया, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। परमात्मा की नगरी में अलग अलग व्यक्तित्व के साथ प्रवेश असंभव है। परमात्मा की नगरी में अलग अलग व्यक्तित्व के साथ प्रवेश असंभव है। व्यक्तित्व का देखिए व्यक्ति का चरम परिष्करण या पूर्ण परिष्करण हुआ होगा, जहाँ केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर भी परिष्कार हो। व्यक्ति का चरम परिष्करण या पूर्ण परिष्करण हुआ होगा, जहाँ केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि चेतना का स्तर पर भी परिष्कार हो। धन के साथ सहज ध्यान की भी उपलब्धि हो। मस्तिष्क के साथ हृदय के भी पट खुले। सहज ज्ञान के साथ प्रेम की नगरी में भी प्रवेश हो। यह स्थिति व्यक्तित्व के विखंडन की बजाय मन और व्यवहार में समता स्थापित करेगी। इसमें जटिलताएं मिटेगी और व्यक्ति बच्चों सा सरल हो सकेगा। यह व्यक्ति के चरम परिष्कार की स्थिति होगी, जहाँ जीवन का वर्तुल पूरा होगा। मनुष्य बाल चित्त से यात्रा शुरू करता है, वह पुनः उसी सरल चित्त में प्रवेश कर सकेगा, सहज हो सकेगा। कबीर कहते हैं,
संतो देखिए संतो सहज समाधि भरी, देखो संतो सहज समाधि भरी, संतो सहज समाधि भरी। कहू देखिए कहू सो नाम सुनो, देखिए कहू सो नाम सुनो, सो सुमिरन जो कछु करू सो पूजा। देखिए कहू, देखिए कहू सो नाम, देखिए कहू सो नाम सुनो जो सुमिरन जो देखिए कहू सो नाम सुनो जो कहू सो नाम सुनो सो सुमिरन जो सो सुमिरन जो कहू करू सो पूजा। गिरह उद्यान गिरह उद्यान एक सम देखो भाव मिटाऊं दूजा। संतो सहज समाधि भरी, कहू सो नाम सुनू सो सुमिरन जो कहू करू सो पूजा। गिरा उद्यान एक सम देखूं भाव मिटाऊं दूजा। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया, आगे आपके यहाँ पर जो हम है वह संस्कार, जो हमारे पास है वह सभ्यता, जो हम है वह संस्कार, जो हमारे पास है वह सभ्यता। अब देखिए यहाँ देखिए फिर आगे आपके यहाँ पर है, देखिए जो हम हैं वह संस्कार, यहाँ पे ऐसे है जो हम हैं वह संस्कार, जो हमारे पास है वह सभ्यता। सभ्यता शरीर है तो संस्कृति आत्मा है, सभ्यता शरीर है तो संस्कृति आत्मा है। सभ्यता आपके भौतिक अन्वेषण, सभ्यता आपके भौतिक अन्वेषण की पीड़ा का परिणाम है, वहीं संस्कृति आपकी बुद्धिमत्ता का प्रतिफल है, वहीं संस्कृति आपकी बुद्धिमत्ता का प्रतिफल है। श्री प्रकाश ने यहाँ पर कहा। फिर यहाँ पर देखिए वर्तमान सभ्यता का सृजन अतीत की परंपराओं संस्कृतियों और कृत्यों के संयोजन से हुआ। आज हम जो वस्त्र पहनते हैं या भाषा का प्रयोग करते हैं उसकी जगह अतीत में देखी जा सकती है। एक प्रकार से मानव सभ्यता सामाजिक सांस्कृतिक विकास की उन्नत अवस्था में है, जो मानवीय संस्कृति संस्कार के विभिन्न लक्षणों का भौतिक परिदृश्य है। संस्कृति एक सामाजिक समूह या वर्ग की सामूहिक बौद्धिक उपलब्धि है जिनके सानिध्य में एक सभ्यता का उद्भव और विकास होता है। दरअसल सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से अंतर संबंधित है, जो एक समुदाय या एक भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्ट पहचान को निरूपित करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रश्न स्वाभाविक ही है, जैसे सभ्यता और संस्कृति क्या है, इसका अंत संबंध कैसा है, वर्तमान इनका स्वरूप किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, आधुनिक जीवन में इनकी भूमिका क्या, आधुनिक जीवन में इनकी क्या भूमिकाएं हैं। फिर देखिए संस्कृति एक समूह के, देखिए यहाँ पर क्या कि संस्कृति एक समूह के विचार व्यवहार और कृत्य का संयोजन है। एक संस्कृति समाज की विचारधारा को तय करती है, एक संस्कृति समाज की विचारधारा को तय करती है। जैसे भारतीय संस्कृति विचारधारा समावेशिता की है। इसके आधार पर वसुधैव कुटुंबकम के विचार का अनुसरण करते हुए हमने न सिर्फ दुनिया भर के शरणार्थियों को आश्रय दिया बल्कि उनकी संस्कृति को अपनी सभ्यता में समावेशित भी किया है। इसी तरह हमारे व्यवहार का निर्धारण भी संस्कृति से होता है। जैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन को लेकर उग्रता का भाव नहीं है, जबकि पश्चिम के कुछ धर्मों में धर्म परिवर्तन के प्रति उग्र व्यवहार देखा जा सकता है। इन्हीं विचारों और व्यवहारों के आधार पर एक समूह के कृत्य प्रभावित होते हैं। एक सांस्कृतिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर सभ्यता का विकास होता है। सांस्कृतिक विशेषताओं के समावेशन से निमित्त मानव समाज के उन्नत सामाजिक भौतिक और प्रशासनिक स्वरूप को सभ्यता कहा जाता है। एक सभ्यता की उन्नति राष्ट्र समुदाय के क्षेत्र के सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती है। इसी संदर्भ में देखा जा सकता है कि विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया का विकास भी क्रमशः सिंधु नदी और टाइग्रिस नदी के अपवाह क्षेत्र की संस्कृतियों से हुआ था। इसी तरह विविध कालखंडों में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीक, रोमन और यहूदी क्रिश्चियन संस्कृति के आधार पर सभ्यताओं का उदय हुआ था। आज विश्व की अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं का ध्वंस हो गया है। फिर आपको आगे हम देखिए कहा गया, इसमें देखिए कि इसी तरह विविध कालखंडों में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीक, रोमन और यहूदी क्रिश्चियन संस्कृतियों के आधार पर सभ्यताओं का उदय हुआ था। आज विश्व की अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं का ध्वंस हो गया है, किंतु अधिक समावेशी और नम्य सिंधु सभ्यता की विशेषताएं आज भी सिंधु गंगा के मैदान में देखी जा सकती है। और इसी संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता हुआ उन्नत ईरान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता हुआ उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिम गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। अब यहाँ पर देखिए क्या कि इस तरह
इस तरह एक मजबूत सांस्कृतिक आधार सभ्यता को नष्ट या विखंडित होने से संरक्षण प्रदान करता है। एक सभ्यता का यहाँ देखिए क्या, एक सभ्यता का अस्तित्व संस्कृति पर पूर्णतः निर्भर होता है, जबकि सांस्कृतिक निरंतरता सभ्यता पर आश्रित नहीं है। आज भी सिंधु सभ्यता की कई सांस्कृतिक प्रथाएं भारतीय समाज में देखी जा सकती है, जैसे स्त्रियों और आभूषण धारण करना, पशुपति शिव का पूजन करना आदि। सभ्यता संस्कृत रूपी साध की प्राप्ति का एक साधन मात्र है, जिसका ध्येय संस्कृति के मूल्यों को स्थापित और प्रसारित करना है। संस्कृति एक आंतरिक मूल्य या विशेषता है, जिसकी बाह्य अभिव्यक्ति सभ्यता है। संस्कृति एक अमूर्त प्रक्रिया है, जिसकी मूर्त अभिव्यक्ति सभ्यता की विभिन्न संरचनात्मक गतिविधियों में होती है। फिर आपको आगे हम देखिए, सभ्यता भौगोलिक सीमाओं से बंधी रहती है, जबकि सांस्कृतिक संबंध सभ्यताओं के इतर भी प्रसारित होती रहती है। जैसे भारतीय संस्कृति परंपरागत पर्व दीपावली और होली का पश्चिमी देशों में प्रचलन होना तथा पश्चिमी वस्त्रों का जीन्स इत्यादि का हमारे देश में प्रचलन होना। इस तरह संस्कृति सीमाओं को तोड़कर नए स्वरूप में प्रसारित होती रहती है। इसलिए जो हम है या हमारी पहचान है वही संस्कृति है। संस्कृति समाज, धर्म, प्रथा, नीति, रीति, दर्शन, कला, नृत्य, संगीत, साहित्य के स्वरूप का निर्धारण होता है। संस्कृति में जितनी अधिक प्रगतिशीलता और समावेशिता होगी, वह संबंध सभ्यता को उतना अधिक प्रगतिशील और उन्नत होने का अवसर प्रदान करेगी। प्राचीन समय से भारत की संस्कृति अधिक प्रगतिशील रही है, जिसके फलस्वरूप भारत ने विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों और भाषाई क्षेत्रों में कई उपलब्धियां अर्जित की। हमारी इस सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण अतीत में हमारे पास एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी। इस संबंध में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित पंक्तियां महत्वपूर्ण है। शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान से भिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की और विज्ञान की। फिर आगे देखिए, किंतु देखिए यहाँ पर क्या कि किंतु समय के साथ बाह्य या आंतरिक कारणों से संस्कृति प्रभावित होती रहती है। चूँकि सभ्यता का संबंध एक समुदाय के प्रशासन, न्याय व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अवसंरचना और स्थापत्य होता है, इसलिए एक मानव समाज का अस्तित्व सभ्यता पर निर्भर रहता है। एक संस्कृति जब अन्य संस्कृति संपर्क में आती है तो दोनों के संक्रमण से नई संस्कृति उदय होता है, जिसमें सभ्यता के स्वरूप में परिवर्तन होता है। जिसे भारत की वैदिक संस्कृति में महिलाओं की स्थिति उन्नत थी, वे शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में पुरुषों के समांतर थी, किंतु मध्यकाल में बाह्य संस्कृतियों के प्रभाव में यहाँ पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं शामिल हो गई। इसी तरह धार्मिक कठोरता और उग्रता के कारण सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हुआ तथा तार्किकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति में गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप देश की वैश्विक व्यापारिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों में भागीदारी कम हो गई तथा भारतीय सभ्यता ने सहस्र वर्षों की पराधीनता का सामना किया। परंतु ऐसा नहीं है कि अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से सभ्यता का अवमूल्यन नहीं हो, बल्कि नवीन संस्कृति के विकास के नए अवसर भी खुलते हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप की संस्कृतियों के संपर्क में आने से ही भारत में प्रचलित संस्कृतियों में नवीन मूल्यों का सृजन हुआ। इससे भारत में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था, विधि तंत्र और स्थापत्य व्यवस्था का उदय हुआ। अतीत की भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के सम्मेलन यहाँ देखिए क्या कि समामेलन से ही आधुनिक काल में हमारी नवीन संस्कृति विकसित हुई। यह महत्वपूर्ण है कि संस्कृति हमारी पहचान और अस्तित्व का विषय है। इसलिए अन्य सांस्कृतिक मूल्यों को समावेशित करने के साथ अपनी संस्कृति की अक्षुण्णता बनाए रखना भी आवश्यक है। एक राष्ट्र राज्य की नीतियों को प्रभावित करने या अधिकार स्थापित करने के लिए आक्रांता सर्वप्रथम उसकी संस्कृति को ही परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं।
एक संस्कृति के पतन या दूषित होने से सभ्यता का संकट उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार संस्कृति मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आधुनिक सभ्यता का विकास और प्रसार निर्भर है। एक समाज के पास जितनी जीवंत संस्कृति और गौरवशाली संस्कृति होगी वह समाज उतना ही अधिक उत्कर्ष करेगा। इस संबंध में भारत एक भाग्यशाली राष्ट्र है क्योंकि इसके पास अपनी विशाल और व्याप्त संस्कृति पर आधारित समृद्ध सभ्यता है। आज जीवन के हर क्षेत्र में संस्कृति का महत्व बढ़ रहा है तथा बौद्धिक लब्धि या भावनात्मक लब्धि की अपेक्षा सांस्कृतिक लब्धि का महत्व स्थापित हो रहा है। ऐसे में एक राष्ट्र राज्य की सामरिक और विदेश नीति में संस्कृति प्रभावी भूमिका निर्वहन कर सकती है। आज भारत अपने सांस्कृतिक मूल्यों को विश्व में प्रसारित कर रहा है, जैसे विश्व में योग दिवस का प्रचलन हो या फिर कोरोना महामारी के कारण भारतीय अभिवादन नमस्कार को अपनाना हो। एक समुदाय की संस्कृति उसकी समृद्धि को पोषित करके विकास के नए आयाम उपलब्ध करती है। अंततः हम जो है वह संस्कृति और उस पर आश्रित हमारी सभ्यता के महत्व को प्रधानमंत्री मोदी के निम्नलिखित शब्दों में देखा जा सकता है। भारत एक महान संस्कृति है जो हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी संस्कृति जिसकी अपनी जीवंत परंपराएं हैं और जिसमें सार्वभौमिक सपने शामिल है। हमारे मूल्य और संस्कृति प्रत्येक में देवत्व देखते हैं। हमारे मूल्य और संस्कृति प्रत्येक में देवत्व देखते हैं और सभी कल्याण के लिए प्रयास करते हैं। फिर आपको आगे देखिए क्या कि आगे यहाँ पर ऐसे है जो आपका हुआ क्या कि बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको है, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। यहाँ पर आपको इसको देखिए, इसमें जो आपको कहा गया बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। कि रेडियो टिप्पणीकार कहता है कि घोर कर्तव्य ध्वनि हो रही है, मैं देख रहा हूँ नहीं हो रही है। हम सब देखिए क्या कि हम सब तो कोर्ट में हाथ डाले बैठे हैं, बाहर निकलने का जी नहीं हो रहा है। हाथ अकड़ जाएंगे लेकिन हम नहीं बजा रहे हैं, फिर भी तालियां बज रही है। मैदान में ज़मीन पर बैठे हुए लोग बजा रहे हैं जिनके पास हाथ गड़वाने के लिए कोर्ट नहीं है। लगता है गणतंत्र ठिठुरते हुए हाथों की तालियों पर टिका है। गणतंत्र को उन्हीं हाथों की ताली मिलती है जिनके मालिक के पास हाथ छिपाने के लिए गर्म कपड़ा नहीं है। गणतंत्र को उन्हीं हाथों की ताली मिलती है जिनके मालिक के पास हाथ छिपाने के लिए गर्म कपड़ा नहीं है। पर कुछ लोग कहते हैं गरीबी मिटनी चाहिए, तो तभी दूसरे कहते हैं कि ऐसा कहने वाले प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। फिर देखिए, हरिशंकर परसाई के प्रसिद्ध व्यंग्य ठिठुरता व गणतंत्र से लिया गया उक्त गद्यांश गणतंत्र दिवस की परेड की पृष्ठभूमि में नजर आ रही है। आज समानता का दृश्य बेहद सटीकता से निरूपित करता है। एक और देश की आर्थिक समृद्धि से लाभान्वित वर्ग ओवरकोट में हाथ डाले हुए खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर इस आर्थिक लाभ के दूसरे सिरे पर मौजूद वे लोग हैं जो संसाधनों के समुचित वितरण के अभाव में इस तरक्की का लाभ उठाने से वंचित रह गए। हालांकि परसाई जी द्वारा यह व्यंग्य 70 के दशक में लिखा गया था, उसके अलावा आधी सदी बाद आज भी आर्थिक असमानता की स्थिति भले ही आकार में बदल गई हो, परंतु स्वरूप में जस की तस है। दरअसल राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि एक जटिल प्रक्रिया है। अक्सर हम आर्थिक मानकों पर दर्ज की गई बढ़ोतरी को ही राष्ट्र का विकास समझ लेते हैं, परंतु यह आर्थिक समृद्धि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय मूल्यों से अंत संबंध है, जिसमें संघर्ष, सहजीवन, प्रभाव और प्रतिबंध भी शामिल है। यह अंत संबंध तेजी से बदलता रहता है, जिससे इस बात की पुष्टि करने में कठिनाई होती है कि आर्थिक समृद्धि किन कारकों से संचालित होती है और इसे प्राप्त करने के लिए क्या मूल्य चुकाया जाता है। इसलिए आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय के बीच के अंत संबंध को स्पष्टता समझा जाना और यह समझ जाना आवश्यक है कि कैसे आर्थिक समृद्धि तब तक निराधार है जब तक उसके लाभों का न्यायपूर्ण वितरण समाज के सभी वर्गों तक न हो जाए। अवधारणा का स्तर पर बात की जाए,
देखिए अवधारणा के स्तर पर बात की जाए तो आर्थिक समृद्धि को मोटे तौर पर आप अर्थव्यवस्था की नम्यता और संसाधनों का वितरण, इस वितरण की क्षमता, धारणता और लोगों के पास उपलब्ध विकल्प इत्यादि मानकों पर मापा जाता है। यदि उक्त मानकों पर कोई अर्थव्यवस्था सकारात्मक वृद्धि दर्ज कर रही है अर्थात यदि वहाँ आय बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत गिरावट के बाद पुनः तेजी से विकास की पट्टी पर लौटने में सक्षम है। आर्थिक संसाधनों के वितरण समुचित और समानता के आधार पर वृद्धि धारणीय प्रकृति के और इन सभी मानकों पर अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के समृद्ध परिणाम स्वरूप लोगों के पास उपलब्ध विकल्पों में इजाफा हो रहा है, तो यह माना जाएगा कि वह अर्थव्यवस्था समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा नाम के अनुरूप ही न्याय संगतता पर आधारित है। इसमें प्रमुखता आय सहित खुशहाली, अवसर, स्वतंत्रता, उदारता, अधिकार एवं आवश्यकता ऐसे तत्व शामिल होते हैं। सरल शब्दों में इसे कठोर प्रतियोगिता के विरुद्ध दीनहीन महिलाओं, बच्चे और अन्य वंचित लोगों को राज्य द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण के रूप में समझा जा सकता है। दीनहीन महिलाओं, बच्चों और अन्य वंचित लोगों को राज्य द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण के रूप में समझा जा सकता है। देखिए दूसरे शब्दों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत एक विषमता आधारित समाज के सर्वसमावेशी समाज के रूप में परिवर्तन में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय कि सामाजिक न्याय की संकल्पना सामाजिक अन्याय की पृष्ठभूमि से उत्पन्न हुई है। यह सबके लिए विकास की समान दशा तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। देखिए उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय की आदर्श स्थिति प्राप्त करने हेतु न केवल आर्थिक समृद्धि आवश्यक है बल्कि उस समृद्धि का समता एवं न्याय आधारित वितरण भी अनिवार्य है। इस प्रकार सामाजिक न्याय की एक स्वीकार्य स्थिति प्राप्त करने के लिए पहले कुछ मूलभूत संसाधन सृजित एवं एकत्रित करने की भी आवश्यकता होगी। यहीं से किसी भी देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ने और अपनी स्थिति मजबूत कर लेने की एक बड़ी प्रेरणा उत्पन्न होती है। यदि समाज के वंचित वर्गों तक संसाधन एवं आर्थिक लाभों की पहुंच सुनिश्चित करनी है तो सबसे पहले देश में पूंजी निर्माण के माध्यम से इन वर्गों के लिए अवसर सृजित करने होंगे। जब तक किसी अर्थव्यवस्था में एक उन्नत रोजगार बाजार न मौजूद हो तब तक वंचित वर्गों के युवाओं को विकास की कतार में आगे नहीं लाया जा सकेगा। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था की उन्नति न होने पर किसी भी देश का अवसंरचनात्मक निवेश, आवासन, विद्युत, पेयजल इत्यादि सुविधाओं में निवेश कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में सरकारें दिव्यांगों, वृद्धजनों इत्यादि को समुचित रूप से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है। इसके अतिरिक्त आपको अर्थव्यवस्था में समग्र उन्नति के अभाव में सामाजिक क्षेत्र के सभी आयामों में निवेश से कम रहता है, जिससे सामाजिक पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता और सामाजिक न्याय का आदर्श व्यवहार से और दूर हो जाता है। इसी का एक पक्ष यह भी है कि आर्थिक समृद्धि से वंचित देश केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के ही प्रयत्न करते रह जाते और नवाचार तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने की दिशा में वहाँ बहुत उन्नति नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में वहाँ के वैज्ञानिक या उद्यमी मनोवृत्ति वाले नागरिक देश छोड़कर चले जाने एवं किसी विकसित देश में अपने विचारों को मूर्त रूप देने का निर्णय लेते हैं। अतः वहाँ आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक न्याय दोनों की स्थिति निम्न नहीं बनी रहती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय के सपने को साकार कर पाना अर्थव्यवस्था की निरंतर समृद्धि को और बढ़ते रहने पर भी संभव है। हालांकि इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सामाजिक न्याय को पूरी तरह किनारे रख केवल आर्थिक समृद्धि के बल पर कोई देश अपना दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित कर पाएगा। उल्लेखनीय है कि आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय जितनी व्यापक संकल्पना नहीं है। इसके अंतर्गत कमोबेश केवल आर्थिक मानकों पर बेहतरी ही देखी जाती है। इस विचार का नुकसान यह है कि अर्थव्यवस्था में सृजित हुए संसाधनों के कुशल वितरण, क्षमतामूलक उपभोग पर बल न दिए जाते हुए केवल संसाधनों के सृजन पर ही बल दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार परिणामोन्मुखी होकर संसाधन सृजन के प्रति एकाग्र होने से
होने से सामाजिक व्यवस्था एवं पारिस्थितिकीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण के युग में हमने देखा ही था कि कैसे केवल औद्योगिक संपन्नता पर ध्यान देते थे पश्चिमी जगत पर्यावरण को एक अपूरणीय क्षति पहुंचा बैठा। साथ ही केवल आर्थिक समृद्धि पर बल दिए जाने से और विकास की संभावना न्यून हो जाती है और समस्त संपत्ति एक तन चुनिंदा लोगों के पास हो जाता है। इसे समाज में आर्थिक असमानताएं बढ़ती है, असमानताएं बढ़ती और समाज का विपणन वर्ग वंचना की गिरफ्त में जीवन व्यतीत करता है। आगे चलकर ही वंचना का भाव कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। आर्थिक समृद्धि की उपस्थिति और सामाजिक न्याय के अभाव का प्रखर उदाहरण पश्चिम एशिया के देशों में देखा जा सकता है, जहाँ तेल आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण प्रति व्यक्ति आय जीडीपी जैसे आर्थिक मानक तो बहुत मजबूत है, परंतु मानव विकास की दुर्बल स्थिति, लैंगिक धार्मिक स्वतंत्रता के अभाव सहित सामाजिक न्याय बदतर अवस्था में। इस प्रकार केवल आर्थिक समृद्धि को लंबे समय तक एकमात्र उद्देश्य नहीं बनाया जा सकता जब तक इसे सामाजिक न्याय के साथ एकीकृत करते हुए प्रत्येक व्यक्ति तक इसका लाभ नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक आर्थिक समृद्धि निरर्थक ही बनी रहेगी। अर्थव्यवस्था यहाँ देखिए क्या कि अर्थव्यवस्था की प्रगति किसी भी देश में विकास की गति अर्थव्यवस्था की प्रगति किसी भी देश में विकास की गति एवं त्वरण निर्धारित करने का अनिवार्य है, लेकिन जब तक इस विकास का उपयोग सभी लोगों की सेवा करने, उनके सहायक की भूमिका अदा करने, उनकी समस्याओं का समाधान खोजने तथा उनकी अभिलाषाओं को प्रबंधित करने में नहीं होगा, तब तक इससे मिलने वाला अनुपयोगी ही नजर आएंगे। दूसरी ओर देखिए यह भी सत्य है कि आर्थिक विकास उच्च स्थिति में न रहा हो तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं जुटाए जा सकेंगे। चूँकि आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय अविच्छिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं, ऐसे में एक की अनुपस्थिति अन्य की कल्पना निराधार ही है। इससे आदर्श स्थिति में दोनों ही पक्षों के मध्य संतुलन साधा जाना अनिवार्य होगा और इसका झुकाव सामाजिक न्याय के मूल्यों की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक समृद्धि की अनुपस्थिति में सामाजिक न्याय की संरचना में दरारें होगी, परंतु सामाजिक न्याय की अनुपस्थिति में आर्थिक समृद्धि का ताना बना बिखर कर ही रह जाएगा। और फिर आपको आगे देखिए यहाँ पे क्या पीढ़ सत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद विषमता की सबसे प्रभावित रचना है। ये आपको साथ में देखिए यहाँ पर क्या कि पीढ़ सत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद विषमता की सबसे प्रभावित रचना है। देखिए यहाँ पर कहा गया पीढ़ सत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद विषमता की सबसे प्रभावित रचना है। देखिए पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा फलिता। ठीक है, किसी मुख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कंटली आंखें गीली लकड़ी सीली, तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भर कर भात पसाइए। और साथ है हम देखिए कवि रघुवीर सहाय मात्र 10 पंक्तियों की अपनी इस कविता में उस व्यवस्था की पूरी सच्चाई उखेड़ देते हैं जहाँ भेद मूलक और निरर्थक जीवन की इतने सलीके से सजाई गई होती है कि वे उचित और स्वाभाविक लगती है। इतना ही स्वाभाविक कि रोज व्यतीत हो रहे इस जीवन के विरुद्ध समाज कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अरे देखिए यहाँ पर क्या कि अरे प्रतिक्रिया क्यों, वह तो चौंकता भी नहीं। सभ्यताएं देखिए यहाँ पर क्या कि सभ्यताएं विकास और सांस्कृतिक निर्मित की पूरी संरचना ही इस रूप में संचालित होती रही है, जिसका लक्ष्य स्त्रियों को कमतर मनुष्य के रूप में तैयार करना। इस पूरी व्यवस्था को प्रसिद्ध नारीवादी चिंतक सिमोन द बाउवार ने एक वाक्य में सूत्रबद्ध कर दिया है, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। सिमोन द बाउवार ने एक वाक्य में सूत्रबद्ध कर स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कि आखिर वह कौन सी व्यवस्था है जो स्त्री को स्त्री बना देती है। यह व्यवस्था है पीढ़ सत्ता। देखिए पीढ़ सत्ता का सामान्य अर्थ एक पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था से है, अर्थात सामाजिक हैसियत का ऐसा पदानुक्रम जहाँ पुरुष शीर्ष पर है, महिला तर्क पर। यहाँ इस बात को और स्पष्टता से कह देने की आवश्यकता है कि भेदभाव की यह कोई लैंगिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक विशुद्ध सांस्कृतिक परिघटना है। लिंग आधारित जैविक या अंतर तो प्राकृतिक, किंतु इस आधार पर दो अलग सामाजिक संस्था बना देना एक मानवीय कृत है। इस अलग और भेदभावपूर्ण संसार की रचना ही पीढ़ सत्ता के मूल में है। पीढ़ सत्ता
देखिए यहाँ पर पीढ़ सत्ता विचारों के रूप में गढ़ी जाती है। पीढ़ सत्ता विचारों के रूप में गढ़ी जाती है और व्यवहारों के माध्यम से मूर्त होती है। विचार के रूप में पीढ़ सत्ता के बीच धार्मिक ग्रंथों से लेकर राजनीतिक सिद्धांतों तक में देखे जा सकते हैं। प्लेटो अरस्तु देकार्त जैसे विचारकों ने स्त्री को परिवार, प्रजननता, मातृत्व के साथ देखिए मातृत्व के साथ जोड़कर उसके अस्तित्व को प्राश्रित तथा विस्तार को संकुचित कर दिया। जर्मन दार्शनिक हेगेल ने तो स्त्री पुरुष की दो अलग दुनिया का ही निर्माण कर डाला, जिसमें महिलाओं के लिए प्राइवेट स्फीयर तथा पुरुषों के लिए पब्लिक स्फीयर निश्चित किया। स्वाभाविक रूप से वो यहाँ महिलाओं के सार्वजनिक जीवन के लिए कोई स्थान नहीं था। रूसो जैसे चिंतक स्त्री को बौद्धिक गतिविधियों के योग्य नहीं मानते थे। रूसो ने सदाचार और सद्गुणों के स्त्री और पुरुषों दोनों के अलग अलग निर्धारित किया। जैविक तात्विकवाद के दर्शन ने तो पुरुष को जन्मना श्रेष्ठ एवं योग्य तथा स्त्री को जन्मना सामान्य माना। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि पीढ़ सत्ता का विचार भेदभाव को जायज मानने की बुनियाद पर टिका है और यही विचार सामाजिक व्यवहारों के रूप में प्रत्यक्ष होता है। आखिरकार यह विचार किस प्रकार प्रत्यक्ष होता है, विषमता की प्रभावी संरचना निर्मित करता है और इससे पहले देख लेना अधिक उचित होगा कि आखिर इतने प्रभावशाली संरचना आसानी से नजर क्यों नहीं आती। तो देखिए यहाँ पर इस संदर्भ मुख्यतः दो पक्षों का उल्लेख किया जा सकता है। एक तो पीढ़ सत्ता सामाजिक जीवन में इस तरह घुल मिल गई है कि भेदभाव की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और अस्पष्टता में कहा जाए तो पीढ़ सत्तावादी भाव से संचालित व्यवहार इतने रूढ़ हो गए हैं कि जब तक विशिष्ट रूप से इस और ध्यान न दिया जाए भेदभाव का एहसास नहीं होता। उदाहरण के लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग सामाजिकरण की प्रक्रिया को अपनाना, जहां लड़कियों का अधिकांश घरेलू सीमा के भीतर गुड़िया जैसे खिलौने के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, तो लड़कों को इस दायरे के बाहर क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेलों के लिए छूट देना एक और घर की कोमल गुड़िया के अनुरूप विनम्र स्वभाव को सीख है। एक और घर की कोमल गुड़िया के अनुरूप विनम्र स्वभाव की सीख है, तो दूसरी ओर बाहर की दुनिया से होड़ लेने की आक्रामक ट्रेनिंग। लेकिन यही प्रक्रिया आगे बढ़ के खास ढंग से जीवन बरतने की ओर बढ़ जाती है, जहाँ लड़कियों से पारिवारिक मूल्यों का अनुकूल व्यवहार करने, विनम्र एवं लज्जाशील होने, घरेलू आवश्यकताओं को प्राथमिक मानने और सबसे बढ़कर अपनी पवित्रता कायम रखने की न केवल अपेक्षा की जाती है बल्कि उन्हें इसी तरह तैयार किया जाता है। लड़कों की इन बंदिशों से विस्तृत छूट दे दी जाती है। इस प्रकार लड़कियों के जीवन को इस प्रकार तराशा जाता है कि पीढ़ सत्तावादी संस्कृति अनुकूल हो जाती है। व्यवस्था के प्रति महासमर्पण यहीं से शुरू हो जाता है। सामाजिकरण के देखिए यहाँ पर सामाजिकरण की प्रक्रिया अलग अलग रूपों में इस तरह घटती है कि लड़कियों के व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब स्त्री के कमतर होने की बात तो लड़कियों के व्यक्तित्व का हिस्सा बना दिया जाता है और इस असंगति को सामाजिक आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया जाता है, तब इस विषमता की पहचान कठिन ही होगी। यही अब पीढ़ सत्ता के कम नजर आने के दूसरे पक्ष को देखें तो वह दरअसल पहले बिंदु का ही विस्तार है। दरअसल मानव जीवन के इर्द गिर्द संस्कृति का तनाव इतनी कठोरता से बुना गया होता है कि उसका प्रतिकार आसान नहीं होता। सबसे बढ़कर संस्कृति के तत्व सीधे विरोध के रूप में नहीं आते, बल्कि यह कहना चाहिए कि वे जीवन को एक आदर्श ढांचे में ढालने के रूप में आते हैं। स्त्री से सहज अपनाया जाता है। चूँकि स्त्री बना दी जाती है कि जिस रूप का प्रयोग बहुवार ने किया है वह सांस्कृतिक दायरे में ही पूरी होती है। इसे शोषित स्त्रियां इसका प्रतिकार करने में इसे स्वीकार कर लेती। स्त्रियों का अपने शोषण के प्रति अनुकूलन भी पीढ़ सत्ता की दृश्यता को कम कर देता है, क्योंकि यहाँ पीड़ित शोषित की सहमति भी शामिल हो जाती है। प्रसिद्ध चिंतक ग्रामसी की इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक आधिपत्यवाद के रूप में चिन्हित करते हैं, जहाँ संस्कृति के माध्यम से वर्चस्व कायम रखा जाता है और शोषितों को वर्चस्व के अधीन रहने के तैयार किया जाता है। इस प्रकार स्त्रियां धीरे धीरे इस व्यवस्था का अनुरूप ढालने लग जाती है। इस पूरी परिघटना को शिक्षाविद कृष्ण कुमार इस रूप में चित्रित करते हैं। ऐसे अनुभवों को झेलने के सतत प्रयास में अपनी गरिमापूर्ण अस्मिता को जो अभी तक तिल करके छिली गई थी अंततः बलि चढ़ा देती है। वे आतंक को आत्मा उतार लेती है। फिर आपको आगे हम देखो अच्छी बात कहा गया है
देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया कि ऐसे अनुभवों को झेलने के सतत प्रयास, ऐसे अनुभवों को झेलने के सतत प्रयास में अपनी गरिमापूर्ण अस्मिता को जो अभी तक तिल तिल करके छीली गई थी, अंततः बलि चढ़ा देती है, वे आतंक को आत्मा में उतार देती है। अब इससे देखिए यहाँ पर क्या कि अब अगर इस पहलू पर विचार करें कि पीड़ सत्ता से निर्देशित विषमता किन रूपों में दृश्य होती है, तो यह कहा जा सकता है कि इसकी व्याप्ति जीवन के सभी अंगों में है। परिवार का स्तर पर देखें तो जेंडर आधारित या विवेक जन्म के पूर्व से ही शुरू हो जाता है। पुत्र की चाहत रखने वाले परिवार गर्भ में भ्रूण जांच कराने तक से नहीं चुकते हैं। पारिवारिक स्नेह से लेकर पोषण तक और शिक्षा से लेकर संपत्ति बंटवारे तक भेदभाव की एक पूरी कहानी है। इसके अलावा सामाजिक मूल्यों के जगह स्त्रियों को घरेलू दायित्वों के निर्वहन तक सीमित रखने की भरपूर कोशिश करती है। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में देखें तो वहाँ भी महिलाओं की भागीदारी अत्यंत सीमित दिखती है। दिलचस्प बात है कि जिस कौशल महिलाओं को घरेलू दायरों में निपुण माना जाता है, व्यावसायिक रूप से वहाँ अभी उनका प्रतिनिधित्व गौण है। इसे माँ के हाथ से बने खाने के रूपक से समझा जा सकता है। निजी दायरे में यह बात न जाने कितनी बार कही जाती होगी, जो स्वाद माँ के हाथों से बने खाने में है वह कहीं नहीं। अब अगर यह बात ठीक है कि माँ यानी स्त्री अच्छा खाना बनाती है, तो फिर अधिकतर रेस्ता या रसोई पुरुष क्यों होते हैं? और अगर यह बात गलत है तो आखिर किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस वाक्य को दोहराया जाता है? दोनों ही अर्थों के भेदभाव की धारणा को समझा जा सकता है। दरअसल यह महिलाओं को आर्थिक भागीदारी वाले क्षेत्र से वंचित रखने की परियोजना का एक हिस्सा है। आर्थिक गतिविधि के जिस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अधिक है, थोड़ी सूक्ष्मता से देखें तो वह दरअसल घरेलू क्षेत्र का ही विस्तार है। उदाहरण के लिए अधिकांश महिलाएं श्रम बल, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका, नर्सिंग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, एयर होस्टेस, रिसेप्शनिस्ट इत्यादि क्षेत्रों में लिखा पढ़ा है। जो लालन पालन के घरेलू दायित्वों का ही व्यावसायिक विस्तार है। इतना ही नहीं, अपवादों को छोड़ दिया जाए तो निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है। हाँ, फिर देखिए वस्तुतः विषमता की यह स्थिति संस्कृति से लेकर बयान तक के दोहरे रूप में व्याप्त है। संस्कृति स्त्रियों की भूमिका ज़्यादातर इस मामले से निर्धारित कर देती है कि वे अपनी उपस्थिति से पुरुषों को पूर्णता प्रदान करें। इस प्रकार स्त्रियों का अपना कोई स्वतंत्र जीवन नहीं बचता। कला के लोकप्रिय माध्यमों यथा सिनेमा में भी इस सांस्कृतिक चेतना का प्रदर्शन देखा जा सकता है, जहाँ नायिका का पात्र केंद्र नहीं होता और उसका सारा महत्व नायक के पात्र को मजबूती देना होता है। दूसरी तरफ सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने का दावा तो करता है, लेकिन इसकी आड़ महिला शरीर का वस्तुकरण कर बैठता है। इसके अलावा सामाजिक निषेधों के प्रतिकार के नाम पर उन सभी बुराइयों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है जो अंततः स्त्रियों के खिलाफ ही जाती है। और इन प्रसंगों उदाहरणों की एक अंतहीन श्रृंखला है। राहत की बात यह है कि धीरे धीरे ही सही समाज विषमता की पहचान करने लगा है, और एक बार जब मर्ज की पहचान होने लगी है तो उसका समाधान भी होगा। ऐसी आशा रखना उचित ही है। अंत में पुनः कवि रघुवीर साहब को याद करना होगा। बच्चा गोद में लिए चलती बस में चढ़ती स्त्री, बच्चा गोद में लिए चलती बस में चढ़ती स्त्री, और मुझ में कुछ दूर घिसटता जाता हुआ। फिर आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए अठवां देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। आज अमेरिका की स्वातंत्र्य घोषणा के एक वर्ष बाद 1777 में प्रमुख अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी जॉन एडम्स USS बोस्टन पर सवार होकर जब फ्रांस की यात्रा पर निकले तो दुनिया के इतिहास एवं दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की गाथा का एक नवीन अध्याय सृजित हुआ। कल्पना की यदि अटलांटिक सागर की बाधा कुछ ही माह में पार कर पाने के लिए जहाज रूपी प्रौद्योगिकी अमेरिका के पास उपलब्ध न होती तो संसार के दूसरे कोने में स्थित इस देश को शेष विश्व से जुड़ पाने में कितनी कठिनाई आती। इस घटना से स्पष्ट होता है कि मानव इतिहास का प्रत्येक कारखंड सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ उस दौर में वे वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी नवाचारों के आधार पर भी मुखरता से ही परिभाषित किया जाता है। आज की दुनिया भी इस विचार से भिन्न नहीं है। आज वैज्ञानिक विकास और प्रौद्योगिकी ही वैश्विक विकास को परिभाषित एवं निर्देशित कर रहे हैं। आज सभी राष्ट्रों की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके नागरिकों की खुशहाली अभियोज रूप से उन राष्ट्रों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार क्षमताओं से संबंध है जहां सभी देशों के अधिकांश राष्ट्रव्यापी चुनौतियों के समाधान और समग्र राष्ट्रीय शक्ति में तीव्र बढ़ोतरी करने के तरीके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मार्ग में तलाशे जा रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से परस्पर संबंध और अन्याश्रित विश्व में कोई भी क्षेत्र इसके प्रभाव से अछूता न रहेगा।
ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रभाव स्वरूप अपने एक नवीन युग में प्रवेश किया है। जैसे जैसे दुनिया भर में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्षमताओं में वृद्धि हो रही है, वैज्ञानिक वैश्विक रूप में परस्पर संबंध एक वैज्ञानिक समुदाय में शोध कर रहे हैं और कूटनीतिक भी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पहले से अधिक रुचि ले रहे हैं। इसका समित परिणाम यह हुआ कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और विदेश नीति के बीच का संबंध अब पहले से अधिक सक्रियशील हो गया है। अधिक आज विदेश नीति महत्वपूर्ण रूप से एक देश की उसके वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी ज्ञान को कूटनीति के साथ एकीकृत करने की क्षमता पर निर्भर है। नीति के अब आज देखिए क्षमता निर्भर वर्तमान युग वैज्ञानिक कूटनीति का युग है और वैज्ञानिक कूटनीति का यह आवश्यकता है कि विदेश नीति निर्धारक को कूटनीतिज्ञ तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी समुदाय के बीच के संबंध को समित बनाया जाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध तकनीकी रूप से सक्षम तथा राजनीतिक रूप से व्यवहार बने रहे। इस स्थिति को प्राप्त करने के तरीके भले ही पहले जैसे हो लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हस्तक्षेप से इनके प्रति संवेदनशीलता एवं प्रतिक्रिया में बदलाव आया है तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति एकीकृत उपागम की मांग को संबोधित किया गया। यही वह मूलभूत बदलाव है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अभिन्न कारक के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपस्थिति के परिणामस्वरूप आया है। इसे भारतीय संदर्भ में समझा जाए तो 1991 में अर्थव्यवस्था उदारीकरण, 1998 में स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित करने के बाद भारत ने एक वैश्विक शक्ति बनने का अपना दावा प्रस्तुत किया। इसके बाद भारत ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को भी दुनिया के सामने रखा और इस कारण नई सदी की वैश्विक व्यवस्था में भारत को पहले से काफ़ी अधिक महत्व मिलने लगा। उल्लेखनीय परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया के कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बाद के वर्षों में भारत ने स्वयं को एक उदारवादी परमाणु शक्ति उत्तरदायी परमाणु शक्ति सिद्ध किया और भारतीय विदेश नीति अभिकर्ताओं ने इस बात का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा। इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे न केवल दुनिया के देशों ने भारत के साथ पूरा संबंध सामान्य करना आरंभ कर दिया, बल्कि यूएस ने 2005 में भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर न किए जाने के बावजूद देश के साथ सिविल परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसके बाद वर्ष 2016 में जापान ने भी भारत के साथ परमाणु समझौता किया। जापान के साथ समझौता इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान परमाणु हमले का दंश झेलने वाला दुनिया का अकेला देश है। इसके बाद जापान यदि भारत की परमाणु क्षमता के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग की नीति पर विश्वास करता है तो इसे भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता, राजनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीतिक दक्षता के समन्वय की विजय कहा जाना चाहिए। उक्त घटनाएं को देखिए उक्त घटनाओं को भारत के प्रौद्योगिकी विकास को विदेश नीति के साथ संयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय संबंध संचालित करने के प्रखर उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या कि हालिया यहाँ पर जो कहा गया देखिए आपको क्या हालिया संदर्भों में बात की जाए तो भारत अपनी उपग्रह कूटनीति के माध्यम से पड़ोस में तथा दुनिया भर में आपको द्विपक्षीय संबंध बेहतर बना रहा है। 2017 में इसरो ने जब 103 उपग्रह प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, तब उस बेड़े में यूएस के 96 उपग्रह तथा नीदरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान इत्यादि देशों के एक उपग्रह भी शामिल थे। साथ ही सार्क उपग्रह के प्रक्षेपण के माध्यम से भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध मजबूत किए। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब उसकी वैक्सीन की प्रतीक्षा करते हुए सबको यही लग रहा था कि वैक्सीन विकसित हो जाने की स्थिति में दुनिया के सभी देश सबसे पहले अपने नागरिकों का संपूर्ण टीकाकरण करेंगे। लेकिन जनवरी 2021 में भारत द्वारा वैक्सीन विकसित किए जाने के बाद यहाँ से वैक्सीन के डोज भूटान, नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि देशों में भेजे गए। इस कठिन समय में पहले तो भारत ने अपनी प्रौद्योगिकी कुशलता से कोरोना महामारी काट खोज ली और बाद वैक्सीन कूटनीति से अपने पड़ोसियों क्षेत्र के अन्य देशों तक भी सहायता पहुँचाई। पड़ोसी देशों के बाद भारत पश्चिम एशिया के देशों में भी वैक्सीन पहुंचाई और आगे अफ्रीकी देशों में भी वैक्सीन भेजे जाने की योजना है। उल्लेखनीय कि अब तक भारत ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है और इस कदम से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की संज्ञा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त भारत ने रक्षा, साइबर इत्यादि क्षेत्रों में पड़ोसी दुनिया के अन्य देशों के साथ लेन देन करते हुए प्रौद्योगिकी को अपनी विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अविच्छिन्न कारक बनाया है। फिर आपको आगे हम देखें क्या कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग का नकारात्मक पक्ष यह है कि इसे एक नई तरह की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और 20वीं सदी के अनुभवों से पूरी दुनिया ने यह सीखा है कि प्रौद्योगिकी की प्रतिस्पर्धा संसार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। उल्लेखनीय कि शीत युद्ध के पूरे दौर में अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ एक दूसरे से बेहतर शस्त्र प्रौद्योगिकी विकसित करने की होड़ में निरंतर लगे हैं और शीत युद्ध में अमेरिका की निर्णायक विजय में उनकी प्रौद्योगिकी को बेहतर
बेहतर परिस्थिति का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसी प्रतिस्पर्धा यदि वर्तमान में भी अनियंत्रित तरीके से बढ़ती है तो सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि शस्त्रों सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि शस्त्रों की प्रौद्योगिकी तक सीमित न रहते हुए प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों यथा साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि में भी होगी। और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले किसी संघर्ष से होने वाली क्षति महज अस्त्र शस्त्र के युद्ध से कहीं अधिक होगी। इसके अलावा प्रौद्योगिकी स्तर पहले से उन्नत देशों द्वारा यदि प्रौद्योगिकी अथवा उनसे होने वाले लाभ कम विकसित देशों के साथ ईमानदारी एवं सदस्यता के साथ नहीं साझा किए जाते हैं तो इससे नए तरीके की असमानता दुनिया में जन्म लेगी। यह कहना उचित होगा कि विगत 2-3 दशकों में तीव्र प्रौद्योगिकी विकास ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं विदेश नीति के संचालन को भी नई गति दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विज्ञान प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप पहले से कहीं अधिक हुआ है और आधुनिक समाज में लगातार बढ़ रहा है। वैश्वीकरण की अधिकांश प्रक्रिया एवं इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले समाजों के बीच परस्पर निर्भरता विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा लाए गए बदलाव से अर्जित होती है। प्रौद्योगिकी ने आधुनिक समाज को एक ज्ञान आधारित समाज बनाने में सहायता की है जहाँ सूचना का प्रभाव तत्काल और परिस्थितियों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने वाला होता है। वैश्वीकरण के कारकों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति ने सहयोग और प्रतिस्पर्धा के नए युग को प्रभावित करने और राजनीतिक और कॉर्पोरेट एजेंडा को प्रभावित किया। इस बदलते युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रौद्योगिकी आयाम और भविष्य की कूटनीति बदलते पैटर्न को समझना अवश्यगामी होगा। वैश्विक पहुंच वाली प्रौद्योगिकियां भू राजनीतिक मानकों एवं समय सीमाता कूटनीतिक अवधारणाओं को तेजी से बदल रही है। इस कारण दुनिया भर में प्रौद्योगिकी के आर्थिक समृद्धि और सैन्य शक्ति में योगदान के साथ राष्ट्रों के उस नजरियों को बदलने में भी मददगार समझा जा रहा है जो वैश्विक शक्ति संतुलन का निर्धारण करता है। इसलिए आने वाले समय में प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सर्वाधिक मांग रखने वाला उत्पाद बना रहेगा। इससे आने वाले समय में प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सर्वाधिक मांग रखने वाला उत्पाद बना रहेगा। फिर आपको आगे हम देखिए है यहाँ 2019 से पूछे गए निबंध जो है वो आपको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसको यहीं तक रखिए।